नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग का हम आज एक चैप्टर कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, पुलिस, एसआई एंड अदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, कैलेंडर की जब बात हुई है तो हमको पता चलता है कि कैलेंडर में होते हैं दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष। इन सभी को पढ़ेंगे हम। दिन कितने होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। रविवार से स्टार्ट करते हुए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये ऐसे टोटल 7 दिन होते हैं। रविवार को हमने 0 कोड दे दिया, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, गुरु को 4, शुक्र को 5 और शनि को 6। ऐसे करते हुए टोटल 0 से लेकर 6 तक टोटल 7 दिन हो गए। फिर बात करते हैं हम सप्ताह की। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। महीनों की बात करें तो टोटल 12 महीने होते हैं। 12 में जनवरी से स्टार्ट करते हुए दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जनवरी कितने दिन का महीना होता है। तो जनवरी होता है 31 दिन का। फरवरी कितने दिन का होता है? तो फरवरी होता है 28 का या 29 का। जब फरवरी साधारण वर्ष में आएगी तो वह 28 की होगी, और जब वह लीप वर्ष में आएगी तो 29 की होगी। फिर आता है मार्च कितने का होता है? 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। इनको याद कैसे रखेंगे? तो आप जनवरी से स्टार्ट करते हुए जनवरी 31, फिर ये पता ही है फरवरी 28 और 29, मार्च 31, अल्टरनेटिव चलते जाइए 31 30 31 30। और इसको ध्यान रख लीजिएगा कि जुलाई और अगस्त जो है ये कंटिन्यू 31 के होते हैं, और बाकी सब फिर अल्टरनेटिव चलते हैं 30 31 30 31। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जुलाई और अगस्त को जो कि 31 के होते हैं कंटिन्यू, बाकी सब अल्टरनेटिव चलते रहते हैं। फरवरी आपको पता ही है कि 28 और 29 की होती है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षों को। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। अब बात होती है साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखें साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक दिन बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ता है एक दिन? तो फरवरी जो 28 की होगी साधारण वर्ष में, वही लीप वर्ष में 29 की हो जाती है। एक दिन फरवरी में बढ़ जाता है। ठीक है। फिर अब पता कैसे करें कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है? तो इसके लिए हम जो भी वर्ष है उसमें 4 से भाग देकर देखते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से। अगर भाग चला जाता है, अगर भाग नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष, और भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष हो जाता है। 4 से भाग अगर चला गया तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें 1917। 1917 क्या है? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? तो देखें 1917 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर बात करें 1923, इसमें भी भाग नहीं जा रहा, ये भी साधारण होगा। 2015 इसमें भी नहीं जा रहा, ये भी साधारण होगा। 1813 इसमें भाग नहीं जा रहा, ये भी साधारण वर्ष होगा। अब इसको चेक कैसे करते हैं? 4 से भाग का नियम ये कहता है कि पूरी संख्या में भाग मत दो, सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देख के देख लो। अगर भाग चला जाए तो पूरी संख्या में चला जाएगा। तो 17 में भाग दिया, नहीं गया तो साधारण। 23 में दिया, नहीं गया तो साधारण वर्ष। 15 में दिया, नहीं गया तो साधारण वर्ष। 13 में दिया, नहीं गया तो साधारण वर्ष। पर यहाँ पर हम 16 में देंगे तो भाग चला जाएगा 4 से, तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। 24 में चला जाएगा लीप वर्ष, 28 में चला जाएगा लीप वर्ष, 16 में चला जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 क्या है? साधारण वर्ष या लीप वर्ष? साधारण या लीप? मैं आपसे पूछूं कि 100 क्या है? साधारण वर्ष या लीप वर्ष? साधारण या लीप क्या होगा? तो आप 100 में 4 से भाग देकर देख लोगे, चला जाएगा, और आप बोल दोगे कि लीप वर्ष है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं है, 100 साधारण वर्ष है। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना कि 100 जो है वो शताब्दी वर्ष है। 100 क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिस भी वर्ष के लास्ट के अंक 00 हों वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, 1900 हुआ, ये सारे क्या हो जाएंगे? शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। और शताब्दी वर्ष में 4 के भाग का नियम काम नहीं करता। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग का नियम काम करता है। किसका? 400 से भाग का। तो अब इसमें हम 100 में 400 से भाग देकर देखेंगे। 4 से नहीं, 400 से भाग देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगी, बचेगा 1/4, और इसमें भाग नहीं जाएगा। और भाग नहीं जाएगा तो 100 साधारण वर्ष कहलाएगा, ना कि लीप वर्ष। वैसे ही 200 में 400 से भाग देंगे तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 2/4 आएगा, 1/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर वैसे ही मैं कहूँ 300 में जा रहा, क्या नहीं जा रहा, ये भी साधारण वर्ष हो जाएगा। 400 में 400 से भाग जाएगा क्या? चला जाएगा, इसलिए 400 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। 1000 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? 400 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, तो साधारण हो जाएगा। 2000 में 400 से भाग दे के देख लो, चला जाएगा 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 2000 लीप वर्ष। तो पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जब भी ऐसे साल आएंगे 1917, तो इसमें 4 से भाग देकर देखेंगे। पर अगर उसने पूरा दे दिया 1900, इसमें 00 आ गई और ये शताब्दी वर्ष कहलाएगा, इसमें 400 से भाग देकर देखेंगे। अगर चला जाता है तो लीप वर्ष, नहीं जाता है तो साधारण वर्ष। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखिए अब हम देखेंगे विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट। विषम दिन निकालना। हमेशा विषम दिन निकालने के लिए हम
7 से भाग देते हैं तो विषम दिन आ जाते हैं। कैसे? विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें विषम दिन निकालें हम 7 से भाग देंगे 7 में, तो शेष बचेगा क्या? 0, और जो 0 शेष बचा वही विषम दिन है। महीने में विषम दिन निकालने के लिए हम देखेंगे, जैसे महीना अगर 28 का है, जैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसमें विषम दिन निकालें, 0 बच रहा है शेष, इसमें भी 0 विषम दिन। अगर 30 का महीना है कोई, इसमें विषम दिन देखेंगे, भाग देंगे तो 2 बचा शेष, तो 2 ही विषम दिन। अगर 31 का महीना है, इसमें विषम दिन निकालना है, तो 7 से भाग देंगे, बचेगा 3, तो 31 दिन के महीने में 3 विषम दिन हो जाएंगे। साधारण वर्ष में विषम दिन देखें, साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? वह वर्ष जो साधारण होता है उसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 7 से भाग देंगे तो विषम दिन बचेंगे 1। और लीप वर्ष में विषम दिन देखें तो लीप वर्ष होता है टोटल 366 दिन का, इसमें 7 से भाग देंगे तो बचेंगे 2, जो कि विषम दिन हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे शताब्दी में विषम दिनों की संख्या। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष, एक सदी भी कह सकते हैं इसको, और एक शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए अब 100 वर्षों में कुछ लीप वर्ष भी आएंगे और कुछ साधारण वर्ष भी आएंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, इसको निकाल के देख लेते हैं पहले। तो हमको ये पता है 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये देख लेते हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए हमको ये पता है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष रिपीट होता है। तो 100 वर्षों में हम 4 से भाग देंगे तो टोटल 25 लीप ईयर आ रहे हैं, पर इसका आंसर 100 वर्षों में 25 लीप ईयर नहीं है। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। टोटल शताब्दी में, एक शताब्दी में 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। क्यों? एक माइनस किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो 100 है ये एक प्रकार की शताब्दी है। 100 क्या है? शताब्दी वर्ष है 100, और हमने 4 से भाग देकर इसको भी काउंट कर लिया है इसमें 25 में, जो कि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग का नियम काम करेगा। 4 से भाग देंगे तो चला जाएगा, और 400 से देंगे तो नहीं जाएगा, और 100 जो है वो लीप वर्ष की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये एक माइनस हो जाएगा शताब्दी वर्ष वाला। 25 में से एक माइनस करेंगे तो 24 लीप वर्ष आएंगे। टोटल 100 वर्षों तक जाएंगे तो 24 लीप वर्ष आएंगे। वहीं अगर अपन बात करें 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 200 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। तो 200 वर्षों में 50 लीप वर्ष आना था, पर 50 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये चेक करना रहता है कि इसमें शताब्दियाँ कितनी कितनी आ रही है। तो 200 वर्ष तक में शताब्दी आ रही है, एक तो 100 और दूसरी 200, दोनों में चेक करेंगे। 400 से भाग देके तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 माइनस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमने 50 में इन दोनों को भी काउंट कर लिया है 4 से भाग इनमें, क्योंकि जा रहा है, इसलिए 2 माइनस करना पड़ता है। 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 लीप वर्ष आएंगे 200 वर्षों में। जैसे हम क्लियर करें कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो 300 वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए हम 300 में 4 से भाग देंगे तो 75 बार जाएगा। अब इसमें ये चेक करना रहता है हमको कि शताब्दियाँ कितनी आ रही है। तो शताब्दी इसमें 100 से 300 तक जाएंगे तो एक तो 100 आएगी, 200 आएगी और 300 आएगी। अब ये चेक कर लो 100, 200 और 300 जो है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। 100 में 400 से भाग नहीं जाएगा, 200 में 400 से भाग नहीं जाएगा और 300 में 400 से भाग नहीं जाएगा, तो ये तीनों साधारण है, इसलिए इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 72, मतलब 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष हैं। वैसे ही अगर हमको निकालना रहे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 400 में 4 से भाग देकर देखेंगे 100 बार जा रहा है, पर इसमें ये चेक करेंगे अब कि शताब्दियाँ कितनी आ रही है। तो 400 तक जाने में हमको 100 शताब्दी आई, 200 भी शताब्दी आई, 300 शताब्दी आई और 400 शताब्दी आई। 100 में 400 से भाग नहीं जा रहा तो ये साधारण है, 200 में नहीं जा रहा तो ये साधारण है, 300 में नहीं जा रहा तो ये भी साधारण है। 400 में जा रहा है तो 400 क्या है? लीप वर्ष है। तो जितने भी साधारण वर्ष होते हैं उतने को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर हम 3 साधारण वर्ष है तो 100 में से 3 माइनस कर देंगे तो 97 लीप वर्ष आएंगे 400 वर्षों में। इसी तरह चेक किया जाता है कि इतने 100 वर्षों में या 200 में या 300 में या 400 में कितने लीप वर्ष हैं। आप सीधा सीधा 4 से भाग दीजिए और उसमें देखिए शताब्दी कितनी आ रही है, और शताब्दी में आप चेक कर लीजिए कौन कौन सी साधारण वर्ष वाली शताब्दी है, उतना माइनस कर दीजिए। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि अब आ जाते हैं हम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या पर। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? शताब्दी मतलब 100 वर्ष, और 100 वर्षों में विषम दिन निकालने के लिए 100 वर्षों में कुछ लीप वर्ष होंगे और कुछ साधारण वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष जो होंगे इसमें आप चेक कर सकते हो लीप वर्ष में विषम दिन कितने अपन ने देखे थे। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं, क्योंकि अभी निकाल लेते पहले अपन ने 4 से भाग दिया 25 और एक जो शताब्दी 100 की थी वो माइनस हो गई थी। 24 लीप वर्ष होते हैं 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 24 घटा देंगे तो 76 या 76 जो हो जाएंगे साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन होते हैं 2, क्योंकि लीप वर्ष जो होता है 366 दिन होते हैं। इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और इसमें 7 से भाग देकर विषम दिन निकालेंगे 2 आएंगे। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें 7 से भाग देकर विषम दिन निकालेंगे तो 1 आएगा। इसलिए इसमें 2 से इंटू कर दिया जाता है और इसमें 1 से इंटू कर दिया जाता है। अब ये जो लीप वर्ष हैं इसमें 2 से इंटू किया तो आगे अपने पास 48, और 76 में 1 से इंटू किया क्योंकि विषम दिन निकालना है, विषम दिन से इंटू करना पड़ेगा उतने ही दिनों में, तो इसमें 76 आ गए। इनको जोड़ेंगे टोटल 124 या 124 दिन आ गए। इसमें भी विषम दिन निकालना है हमको, 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा 5, जो कि विषम दिन है। मतलब किसी भी शताब्दी में या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आ गई अपने पास 5।
अगर हमको यही चीज़ देखनी होती 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम क्या करते, 200 को तोड़ लेते 2 भागों में, 200 को हम 2 भागों में तोड़ लेते। इसको कह सकते हैं हम 100 इंटू 2, 200। 100 में हमने विषम दिन अभी 5 निकाला, और 5 में 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में 7 से भाग देकर विषम दिन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3। 200 वर्षों में 3 विषम दिन आ गए, वर्षों में 3 विषम दिन आ गए। वही हमको 300 वर्षों में निकालना हो कितने विषम दिन है, तो आप 300 को भी तोड़ लो। 300 को तोड़ेंगे कैसे, 100 इंटू 3, और 100 में अभी हमने निकाला विषम दिन कितने, 5, और 3 का इंटू कर देंगे इसमें तो 15 हो जाएगा। 15 में विषम दिन निकालोगे कितना जाएगा, 1। 15 में 1 विषम दिन। वहीं अगर हम कहें 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो 400 को तोड़ लेंगे कैसे, 100 इंटू 4, और 100 में विषम दिन 5 अभी निकाले हमने, और 4 का इंटू कर देंगे 5 में, तो 5 चुका हो जाएगा 20। पर इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, सभी क्या थे, साधारण वर्ष थे, इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं हो रहा था। इसमें 400 जो है वो लीप वर्ष है, और एक ये लीप वर्ष का भी एक ऐड हो जाएगा, तो 20 और 1 हो जाएगा 21। 21 में हम 7 से भाग देकर देखेंगे तो बचेगा 0, मतलब 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी, 0। वहीं इसी प्रकार हम अगर आगे भी विषम दिन निकालें, जैसे 500 का फिर से 5 आ जाएगा, 600 का फिर 300, 700 का फिर 1, 800 का फिर 0, 900 का फिर 5, फिर 1000 का फिर 3, 1100 का फिर 1, 1200 का फिर 0। इसी प्रकार चलते रहता है, ये रिपीट होते जाती है, मतलब इनमें 400 का गैप होता है। जैसे 100 का अगर 5 है तो इसमें 400 प्लस कर देंगे अपन, तो 500 का भी क्या होगा, 5 होगा विषम दिन। अगर इसमें अपन फिर 400 ऐड कर दें तो 900 का भी क्या होगा, 5 विषम दिन होंगे। जैसे हमने 200 का देखा, तो 200 में 400 ऐड करें तो 600 का भी क्या होगा, जैसे 200 का विषम दिन क्या था, 3 विषम था, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे 600 का भी विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 विषम दिन हो जाएगा, जो कि यहाँ देख सकते हो आप, 600 का भी 3। जैसे 300 का है, 300 का विषम दिन क्या है, 1, तो इसमें 400 ऐड कर सकते हो आप, प्लस 400 क्या हो जाएगा, 700। 700 का भी विषम दिन हो जाएगा 1, ये देख सकते हैं आप। तो विषम दिन वही वही फिर रिपीट होते जाते हैं, और ये विषम दिन ही क्या है, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन है, शताब्दी के अंतिम दिन है। अंतिम दिन किसके, शताब्दी के। विषम दिन ही शताब्दी के अंतिम दिन है। देखिए विषम दिन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने पूछा है कि 1 मार्च 2011 को अगर मंगलवार है तो बताइए 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो ये निकालने के लिए हम विषम दिन वाले कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। हम चेक करेंगे, देखिए साल तो समान है, 2011, अंतर है डेट और मंथ में, तो यहाँ पर इनका अंतर ले लेंगे हम। 1 मार्च से 31 मार्च तक टोटल कितने दिन का अंतर आ रहा है इनके बीच में, 30 दिन का अंतर आ रहा है। 30 दिन का अंतर आ रहा है, 30 दिन में हम शेष विषम दिन निकाल देंगे 7 से भाग देकर। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास 2, और 2 ही क्या होगा, विषम दिन होगा, और जो विषम दिन बचते हैं उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा। विषम दिन वाले क्वेश्चनों के ऐसे विषम दिन कॉन्सेप्ट पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अंतर लेकर डायरेक्ट विषम दिन निकाल दिए जाते हैं कि इनके बीच में 30 दिन का अंतर है, 7 से भाग दिया, बच गया 2, तो 2 इसमें जोड़ दिया, मंगल में 2 जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, गुरुवार। फिर एक कॉन्सेप्ट और है, इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है। किसी भी दिन में हम 7 जोड़ देते हैं तो वही दिन प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम देखें 1 तारीख को अगर किसी सोमवार का दिन है, तो अब सोमवार कब आएगा, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो अब 8 तारीख को सोमवार आएगा। फिर पूछेगा फिर कब सोमवार आ सकता है, अगर 8 को सोमवार है तो इसमें 7 फिर ऐड कर देंगे तो 15 तारीख को सोमवार आएगा। फिर पूछेगा वो इसके बाद अगर देखें कब सोमवार आएगा, तो 7 फिर ऐड कर देंगे तो 22 तारीख को सोमवार आएगा। इसके बाद देखें फिर कब सोमवार आएगा, फिर 7 ऐड करेंगे तो 29 तारीख को सोमवार आएगा। इस पर और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर है, जैसे मान लो कि 31 तारीख के महीने में 1 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो उसने बोला 31 तारीख का महीना है कोई भी जिसमें 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है कर लिया। इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो अब सोमवार कब होगा, 8 को होगा, फिर 7 ऐड करेंगे तो 15 को सोमवार होगा, फिर 7 ऐड करेंगे तो 22 को सोमवार होगा, और फिर 7 ऐड करेंगे तो 29 को सोमवार होगा, और फिर 7 ऐड करेंगे तो उसने बोला था 31 तारीख का ही है महीना, तो 29 के बाद 30 आएगा जब मंगलवार होगा, फिर आएगा 31, और 31 को मंगल के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। बस यहाँ पर पूरा महीना खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था 1 से 31 तक ही है महीना। तो इसमें सोमवार निकालना है हमको कि टोटल कितने सोमवार होंगे, तो गिन सकते हैं अपन 1, 2, 3, 4 और 5 सोमवारों की संख्या आ गई 5। इसका आंसर हो जाएगा क्या, कितने सोमवार होंगे, 5 सोमवार होंगे 31 तारीख के महीने में। अब बात कर ले, पता होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते तो बहुत अच्छे से हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अभी सब बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और चल तो रहा है 2023, 2022, 2021, 22, 23 ऐसा चल रहा है, और हम बोलते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ नॉर्मल समझने के लिए, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप देखिए 21वीं सदी का पहला दिन अगर देखें हम कि पहला दिन कौन सा है, तो 21वीं सदी का पहला दिन होगा 1 जनवरी 2001 से लेकर अंतिम दिन होता है इसका 31 दिसंबर 2000। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि 18वीं सदी का बताइए पहला दिन कौन सा होगा और अंतिम दिन कौन सा होगा, तो 1 जनवरी 1701 को पहला दिन होगा, और ये चलेगा 31 दिसंबर 1800 तक।
तो ये 1800 पर लास्ट दिन होता है, इसीलिए इसको 18वीं सदी कहते हैं, और ये 2100 पर इसका अंतिम दिन होगा, इसीलिए इसको 21वीं सदी कहते हैं। तो 1 जनवरी 2001 से लेकर 2002, 2003 ऐसे करके 2022, 2023 इस बीच में हम चल रहे हैं 21वीं सदी में, और ये खत्म हो जाएगी 2100 तक, 31 दिसंबर 2100 को खत्म हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगी 22वीं सदी, जो कि चालू होगी कहाँ से, 2101 से लेकर कहाँ तक, 2200 तक, ऐसे चलेगी 22वीं सदी। 22वीं सदी चलेगी, 22वीं सदी 2100 से लेकर 2101 से लेकर 2200 तक चलेगी 22वीं सदी। ये देखिए दोस्तों, हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको 4 नोट याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सही करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लगाना है, तो 4 नोट याद रखना पड़ेगा। क्या क्या? पहला ये है कि साधारण वर्ष में किसी वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में का प्रथम दिन, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे उदाहरण 1 जनवरी 1911 को अगर मैं देखूँ रविवार है, तो 31 दिसंबर 1911 को क्या होगा, रविवार ही होगा, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। 1 जनवरी प्रथम दिन है, इसको रविवार है, तो 31 दिसंबर अंतिम दिन भी रविवार ही होगा, क्योंकि 1911 क्या है, साधारण वर्ष है। उसी प्रकार उसने बोला है सेकंड पॉइंट कि साधारण वर्ष में एक वर्ष के अंतर पर एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 1911 को ही अगर वो बोल रहा है रविवार है, और 1 जनवरी 1912 को पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, तो सोमवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष 1911 क्या है, साधारण वर्ष। इसमें एक फरवरी किस में आ रही है, 11 में आ रही है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आई है, और फरवरी आ रही है 1911 में, तो फरवरी को चेक किया जाता है, जिसमें भी आती है उस वर्ष को देखो, साधारण है तो एक वर्ष के अंतर पर एक दिन बढ़ जाएगा, रवि के बाद हो जाएगा ये सोमवार। वहीं अगर ये लीप वर्ष होता तो हम देख लेते हैं कि लीप वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना कि प्रथम दिन व अंतिम दिन में लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, और साधारण वर्ष में क्या हो रहा था, वही हो रह रहा था। जैसे उदाहरण देखें, लीप वर्ष में 1 जनवरी 1916, ये लीप वर्ष है 16, तो और 31 दिसंबर 1917, यहाँ पर क्या किया उसने लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन का अंतिम दिन उसी वर्ष का होगा, ये तो 16 आएगा। 1916 को अगर रविवार है, तो ये अंतिम दिन है 1916 का, तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि लीप वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना कि प्रथम दिन व अंतिम दिन में लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, और साधारण वर्ष में क्या हो रहा था, वही हो रह रहा था। जैसे उदाहरण देखें, लीप वर्ष में 1 जनवरी 1916, ये लीप वर्ष है 16, तो और 31 दिसंबर 1917, यहाँ पर क्या किया उसने लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन का अंतिम दिन उसी वर्ष का होगा, ये तो 16 आएगा। 1916 को अगर रविवार है, तो ये अंतिम दिन है 1916 का, तो इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। वहीं अगर लीप वर्ष में हम देखें, एक साल के अंतर पर क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाते हैं एक साल के अंतर पर इसमें। जैसे 1 जनवरी 1924 को अगर रविवार है, तो 1 जनवरी 1925 को क्या होगा, तो आप चेक करो फरवरी किस में आएगा, 24 में, 24 में फरवरी आएगा। तो यहाँ आप चेक करोगे फरवरी 1924 में आएगा, और 24 क्या लीप वर्ष है, और इनमें एक वर्ष का अंतर आ रहा है, तो लीप वर्ष में एक वर्ष के अंतर पर क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर अभी में 2 बढ़ा देना, तो आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं, और एक वर्ष के अंतर पर एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन बढ़ता है, और एक वर्ष के अंतर पर 2 दिन बढ़ जाते हैं लीप वर्ष में, ये ध्यान रखना। बाकी आपको सब क्लियर हो ही गया है।